Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 21st class of CA Inter Auditing and Assurance. Hope you have completed the earlier classes and learned them. Give your reviews and ask your queries in the comment section below. So, continuing with chapter number 2, coming to page number 2.9 of the study material. In our earlier class, we have done with audit planning and audit strategy. So, one topic is remaining audit planning a continuous process. हमने पुरानी क्लास में देखा था कि ऑडिट प्लानिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस होता है. मतलब कि कंटिन्यूस बेसिस पे प्लानिंग जब हम लोग ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद भी ऑडिट प्लान रिवाइज हो सकते हैं अगर बीच में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण कि हमें ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ता है. तो प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट. कोई अलग से प्रोसेस नहीं है या मतलब एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार सेट कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, बट रादर अ कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस that often begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of current audit engagement. ये हमने ऊपर भी देखा था. उसके बाद नई चीज़ क्या है, planning however includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to performance of further audit procedure. हमने पहले देखा था कि सबसे पहले एंटिटी को ऑडिटर को एंटिटी को एसेस करने के लिए उसके रिस्क को एसेस करना पड़ता है जिसके लिए वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाता है. फिर वो उन रिस्क को रेस्पॉन्ड करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क बोलते हैं. तो अब इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को भी और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करने से पहले उसको कोई और प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं जिसके एग्जाम्पल ये 5 दे रखे हैं. द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. मतलब ऑडिटर को पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसको कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं टू बी अप्लाइड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर लगाने, उसके बाद उसको जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ऑफ द रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू द एंटिटी और एंटिटी उन फ्रेमवर्क से कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है और कैसे कर रही है. उसके बाद है मटीरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना. ऐसे 200 में जब हम लोगों ने अभी क्लास डाली है ऐसे 200 की, उसमें हमने बताया कि मटीरियलिटी क्या होती है. तो मटीरियलिटी सेट करेगा उसके बाद ही ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है कि क्या सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट है. उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ऑडिटर को एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको जब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा या फिर ओवरऑल बेसिस पे एंटिटी को देखेगा अंडरस्टैंड करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. मतलब कि और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो परफॉर्म हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस देखेगा, उसके बेसिस पे ही फिर वो फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई और असेस करेगा. उसके बाद आता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पर एक चीज़ ये दे रखी है कि जो ऑडिटर है वो उस ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग करते समय मैनेजमेंट से भी कंसल्ट कर सकता है. तो ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग मतलब विद द एंटिटी मैनेजमेंट, ताकि क्या हो फैसिलिटेशन ऑफ द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. जब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा हो तो उसको वो मतलब अच्छे से कर पाए एंड साथ के साथ ही कोऑर्डिनेशन भी रहे मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच. तो टू कोऑर्डिनेट सम ऑफ द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, मतलब कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स में एंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, एंटिटी के पर्सनल्स की, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए उसको सबसे पहले ज़रूरी है कि वो मैनेजमेंट से डिस्कस करे उन्हें ऑडिट प्लानिंग को. ऑल्दो दीज डिस्कशन ऑफन ऑकर, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की तो ऑडिटर की रहेगी क्योंकि ऑडिट का बाद रिपोर्ट तो ऑडिटर को इशू करनी है. तो द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान रिमेन्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन डिस्कशन मैटर्स इंक्लूडेड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान केयर इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट. अब यहाँ पर जब वो ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में, तो उसको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो. मतलब कि जैसे वो मैनेजमेंट को सब कुछ नहीं बताते कि हम ये प्रोसीजर्स अप्लाई करने वाले हैं, ये चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं ऑडिट के दौरान, क्योंकि उससे क्या होगा मैनेजमेंट अलर्ट हो जाएगी अगर मैनेजमेंट ने कोई गड़बड़ करी होगी. तो ये एग्जाम्पल उसी का दे रखा है. उसके बाद है कि एक यहाँ पर 3 लाइनें दे रखी है. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉज ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट देयर बाय इनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. अगर वो उसकी एंगेजमेंट टीम को भी ऑडिट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन में साथ में लेगा तो उससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इंप्रूव होगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और उनकी इनसाइट भी कंसिडर होगी जब वो ऑडिटर ऑडिट को प्लान कर रहा होगा और स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहा होगा. उसके बाद ये इलस्ट्रेशन दे रखा है जिसमें कि बोल रखा है डब्ल्यू ऑडिटर है जिसने उसके फाइनेंस और ऑडिट हेड को बोला कि आप ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करिए ऑफ द एसकेएम लिमिटेड. डब्ल्यू ने इंसिस्ट करा कि डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स भी आप ही बनाइए ऑन द और उसकी रिक्वेस्ट पे उन लोगों ने फाइनेंस एंड ऑडिट हेड ने ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग डेवलप करी. पर उसके बाद सब्सिक्वेंटली ऑडिटर को लगा मतलब कि डब्ल्यू को लगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट इज़ कॉम्प्रोमाइज एंड इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब डब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो प्रिपेयर करे
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो हम लोग को कमेंट करना है। तो अभी हम लोगों ने जो ऊपर पॉइंट पढ़ा पैरा नंबर 6, यहाँ पर गलत दे रखा है, ये रेफर पैरा नंबर 5 नहीं, पैरा नंबर 6। तो रेफर पैरा 6 कीपिंग इन व्यू, मतलब ये जो पैरा 6 है इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी एज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। एंड उसके बाद कंक्लूजन में दे रखा है कि डब्ल्यू रॉन्ग था बिकॉज ही शुड हैव प्रिपेयर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो कौन होता है, ऑडिटर खुद होता है फॉर द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। अब उसके बाद आते हैं चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मतलब कि अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं एंड उसके बीच में हम लोग को कोई ऐसे केस या ऐसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिसमें हम लोग को प्लानिंग ऑडिट प्लान चेंज करना पड़े, तो उस मतलब कि कब कब चेंज कर सकते हैं। तो ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हमने पढ़ा था कि ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान इंटरकनेक्टेड होते, कोई स्टेप वाइज नहीं चलते हैं। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट प्लान में चेंज होगा तो कंसिक्वेंटली दूसरे में भी चेंज होगा, और ये जब होगा अगर ऑडिट के दौरान लगेगा कि इनमें चेंज होना चाहिए तो ही करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशन या फिर कोई नए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए जिससे ऑडिटर को लगता है कि उसको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट प्लान को मॉडिफाई करना चाहिए एंड देयर बाय रिजल्टिंग द प्लान नेचर और टाइम, और जब ये चेंज करेगा वो तो उसके अकॉर्डिंगली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट भी चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बेसिस पे ही फिर ऑडिटर अपना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट सेंड करता है ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब फर्दर जब हम लोगों को बीच में ऐसे चेंजेस हुए ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी में, तो जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमने डिसाइड करे थे कि अब हमें ये परफॉर्म करने हैं, तो वो भी उनका भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट चेंज होगा बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द असेस्ड रिस्क। रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क कैसे होगा, थ्रू द प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू। दिस मे बी केस वेयर, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिली ऑडिटर को दैट डिफरेंशिएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। जब इनिशियली में ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करे थे तब उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे उसने प्रोसीजर प्लान करे। अब उसको जो नई इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे उसे लगता है ये प्रोसीजर्स तो परफॉर्म होने ही नहीं चाहिए थे, अकॉर्डिंगली उसका प्लानिंग चेंज होएगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में भी उसे चेंज करना पड़ेगा उसकी। तो ये चीज़ है चेंजिंग टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, मतलब कि उसकी जो एंगेजमेंट टीम है उसको वो ऑडिटर कैसे डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, मतलब और साथ के साथ ही रिव्यू करेगा उनके वर्क को। तो ऑडिटर जो है वो प्लान करेगा, इसके लिए भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन, मतलब कि डायरेक्ट करना और सुपरवाइज करना, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट प्लान करेगा, साथ के साथ ही उसके उनके वर्क को जो रिव्यू करना है उसका भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट सेट करेगा। उसके बाद ये जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है ये किस किस कारण से वेरी कर सकता है, मतलब कि चेंज हो सकता है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, मतलब कि एंटिटी का साइज और स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है एरिया ऑफ ऑडिट, मतलब कि किस एरिया की ऑडिट करनी है। असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे होंगे। अब यहाँ पर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर इंक्रीज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज इन द एक्सटेंट एंड टाइम लिमिट्स ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन चाहिए होगा, क्योंकि इंक्रीज रिस्क है तो डायरेक्शन और सुपरविजन ज़्यादा देना पड़ेगा, और कम रिस्क है तो कम अपन लोगों को डायरेक्शन और सुपरवाइज करना पड़ेगा वर्क को। साथ के साथ ही रिव्यू ऑफ वर्क भी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू और किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, द कैपेबिलिटी एंड कम्पिटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, मतलब जो इंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उस ऑडिटर की टीम में, उनकी कम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी पे। अगर वो बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट है और कैपेबल है वर्क करने के लिए तो ऑडिटर को उनको कम डायरेक्शन और सुपरवाइज भी कम करना पड़ेगा। साथ के साथ ही अगर उन पर भरोसा है तो उनके वर्क को भी कम रिव्यू करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ईजी सा, आप पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है ये ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग। अब उसके बाद आता है ये जो ऑडिट प्लान हम लोगों ने बनाया है इसे डॉक्यूमेंट करना। तो ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट करेगा। ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करेगा, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट करेगा। उसके बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ऑडिट इंगेजमेंट में जिसके कारण से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट प्लान में चेंज हुआ है तो उसको डॉक्यूमेंट करेगा, नई ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान को। साथ के साथ ही रीजंस क्या हैं उस चेंज के उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा, क्योंकि उसके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसने ये क्यों चेंज करा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का एक रिकॉर्ड है ऑफ द की डिसीजन, मतलब कि जो की डिसीजन ऑडिटर ने लिए हैं उसका रिकॉर्ड है। कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, इसके उसके बेसिस पे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ही तो अपना ऑडिट को प्लान करेगा। एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द, और अकॉर्डिंगली वो अपनी सिग्निफिकेंट मतलब कि इंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट कर पाएगा।
उसके बाद ऑडिटर में समराइज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम दैट कंटेन्स की डिसीजंस रिगार्डिंग द ओवरऑल स्कोप, टाइमिंग एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। अब यहाँ पर एक पैरा दे रखा है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान जो होता है वो रिकॉर्ड होता है किसका, प्लान्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, क्योंकि सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ही परफॉर्म होते हैं टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट द असर्शन लेवल। एंड उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑडिट प्लान का, इट्स ऑल्सो सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स डेट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। मतलब कि जिनको सबसे पहले रिव्यू करना पड़ेगा और अप्रूव भी करना पड़ेगा ऑडिट कंडक्ट करने से पहले या ऑडिट स्टार्ट होने से पहले इस चीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड होता है सिग्निफिकेंट चेंज का, अगर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में हुआ है तो ये जो रिकॉर्ड होता है चेंज का, ये एक्सप्लेन करता है कि वाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, कि ये चेंजेस हुए क्यों हैं, एंड द ओवरऑल स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान जो फाइनली अडॉप्ट किया गया है ऑडिट के लिए। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होता है इन चीज़ों का भी। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। इससे हम लोगों को, अगर हम लोग ये चेंजेस रिकॉर्ड करें तो हमें इससे ये भी पता लगता है कि ऑडिट के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। द फॉलोइंग थिंग्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन। जब ऑडिटर अपना डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होगा तो वो इन चीज़ों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखेगा, मतलब अपने पास सेव करके रखेगा। सबसे पहला है अ समरी ऑफ डिस्कशंस विद द एंटिटी की स्टेक होल्डर डिसीजन मेकर्स। जो भी हमारे एंटिटी के जिसके हम ऑडिट कर रहे हैं उसके की डिसीजन मेकर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटर इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, या फिर मेन जो की पार्टनर है उनके से हम लोग डिस्कशन जो करेंगे उनकी हम लोग समरी बना के अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमिटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज वेयर रिक्वायर्ड। अभी ऑडिट कमेटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज क्या होता है, ऑडिट कमेटी जो होती है, ऑडिट कमेटी एक कंपनी के अंदर बनती है, उसके लिए अलग अलग लिमिट्स होती हैं। तो जिस भी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनती है वो रिव्यू करती है और प्री अप्रूव करती है, पहले से अप्रूव करती है एटलीस्ट एनुअली, हर साल कम से कम, द सर्विसेज दैट मे बी प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऐसी क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर प्रोवाइड करेगा, वो ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है और प्री अप्रूव करती है एनुअली। ठीक है, तो उसका भी ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन करके रखेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर्स का वो डॉक्यूमेंटेशन करके रखेगा। अदर कम्युनिकेशंस और एग्रीमेंट्स विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, जो कि उसके स्कोप या फिर चेंज इन स्कोप या फिर जो उसकी सर्विसेज का स्कोप या फिर चेंज इन स्कोप को बताएंगे, उन वाले कम्युनिकेशंस को भी वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा। फॉर एग्जांपल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब और क्या डॉक्यूमेंट करेगा वो, ऑडिटर्स रिपोर्ट को वो डॉक्यूमेंट करके रखा अपने पास भी, जो वो मैनेजमेंट को और इंटेंडेड यूज़र्स को वो देगा। अदर रिपोर्ट्स एज स्पेसिफाइड इन द एंगेजमेंट एग्रीमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि एंटिटी अपन से कुछ और भी रिपोर्ट मांग सकती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया डेट कोवेनेंट कंप्लायंस लेटर का। ये क्या होता है, डेट कोवेनेंट्स जो होते हैं आर एग्रीमेंट्स बिटवीन कंपनी एंड अ क्रेडिटर, जिससे कंपनी ने लोन लिया है, यूजुअली स्टेटिंग लिमिट्स और थ्रेशोल्ड्स फॉर सर्टेन फाइनेंशियल रेशियोज दैट द कंपनी में नॉट ब्रीच। ऐसा हो सकता है कि जो जिन लोगों ने कंपनी को लोन लिया है या डेट दिया है वो कंपनी से बोल सकते हैं कि आप लोग हमारे को एक वो सर्टिफिकेट बना के दे दो या रिपोर्ट दो कि आपका ये फॉर एक फाइनेंशियल रेशियो कोई सा भी, फॉर एग्जांपल करंट रेशियो 2:1 से नीचे नहीं जाएगा, या 1:1 से जितना उनको रिक्वायरमेंट हो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर ये ब्रीच करोगे तो आप हमारा पैसा वापस से रिटर्न कर दोगे। तो इन सबका ऑडिटर डॉक्यूमेंट करके रखेगा। अब उसके बाद हम लोग का ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग पूरा खत्म हो चुका है। अब उसके बाद हम लोगों को ऑडिट एग्जीक्यूट करनी है। तो अब ऑडिट एग्जीक्यूट करने से पहले ऑडिट प्रोग्राम बनता है। स्पेशली अगर किसी बिग एंटिटी की ऑडिट कर रहे होते हैं तो ऑडिट प्रोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम को समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर 3 लाइनें दे रखी है नीचे डेफिनेशन के नीचे, जो कि बहुत ईजी वे में समझा रखा है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। अगर जैसे ऑडिट कंडक्ट करनी है तो ऑडिट में क्या करना है, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, किस तरीके से ऑडिट करनी है, क्या क्या एरियाज़ कवर करने हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में लिखी होती हैं ऑडिट प्रोग्राम में। तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है ऑफ अप्लाइंग the audit procedures in the given circumstances with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objective, ताकि audit objective अचीव हो सके। तो डिटेल प्लान होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई करने हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, साथ के साथ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं
उनका पूरा डिटेल दे रखा होता है, ये लगाना है। टू बी अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस। क्योंकि प्रोसीजर्स अप्लाई क्यों करते हैं? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एविडेंस के बेसिस पे ही तो ऑडिटर अपना कंक्लूजन देता है ऑडिट रिपोर्ट में। तो पर्पज क्या होता है? ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट्स। अब उसके बाद नीचे आते हैं, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। मतलब कि जैसे ऑडिटर ने 2 एंटिटीज़ की ऑडिट करी, एक में उसने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, अब क्या उसी को ही वो दूसरे में भी मतलब यूज़ कर सकता है? तो हर एक एंटिटी का अलग अलग नेचर, साइज और कंपोजिशन होता है, तो वो एक का दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर यही लिखा है कि बिजनेस वेरी होते हैं नेचर, साइज और कंपोजिशन के बेसिस पे। जो एक वर्क सुटेबल है एक बिजनेस के लिए, वो सुटेबल नहीं हो अदर के लिए। एफिशिएंसी और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल दोनों एंटिटी में सेम हो नहीं हो, एक में वीक है एक में स्ट्रॉन्ग है। एक्सटेंट ऑफ नेचर ऑफ सर्विस टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, एक में कम हो एक में ज़्यादा हो। ये फैक्टर्स हैं जो कि वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, मतलब वेरी फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। तो ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेस अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेज इज नॉट प्रैक्टिकेबल। हाउएवर ये नेसेसरी है कि टू स्पेसिफाई इन डिटेल द ऑडिट प्रोग्राम, द नेचर ऑफ वर्क टू बी डन, सो दैट नो टाइम विल बी वेस्टेड। मतलब कि पर ये चीज़ है कि जब वो ऑडिट प्रोग्राम बना रहा होगा तो उसको डिटेल में बनाना पड़ेगा कि उसको क्या नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म करना है, ताकि जो अगर मतलब कि ऑन मैटर्स नॉट पर्टिनेंट टू इंगेजमेंट, मतलब कि अगर जो ऑडिट उस ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है उन पे वो टाइम वेस्ट नहीं कर सके। साथ के साथ ही अगर कोई स्पेशल मैटर्स है जो उसको एक्स्ट्रा ध्यान देने किसी पर्टिकुलर एंटिटी पे, उन पे वो स्पेसिफिक उन चीज़ों का वो ध्यान रख सके। उसके बाद है असिस्टेंट इंगेज बी इनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। मतलब कि ऑडिट प्रोग्राम बना दिया तो एक तरीके से ये नहीं कि जो ऑडिट प्रोग्राम लिखा है उसको ही फॉलो करे, उसको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर्स भी यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। तो ऑडिटर शुड फ्रेम प्रोग्राम विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर अ मिनिमम एसेंशियल वर्क विच मे बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम। मतलब कि ऑडिट प्रोग्राम जो होगा वो ऑडिटर ऐसे फ्रेम करेगा कि वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बन जाए कि मतलब ये तो फॉलो करना ही है। लेकिन एक्सपीरियंस जो गेन करा है एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, द प्रोग्राम में बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशंस विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। मतलब कि और जब स्टार्टिंग में ऑडिट प्रोग्राम बनता है तो स्टार्टिंग में तो हमें सारी सिचुएशन पता नहीं होती कि क्या क्या फेस करने वाले हम लोग ड्यूरिंग द ऑडिट। तो जो हम लोगों ने ओरिजिनली लेफ्ट आउट करी थी, तो अगर बीच में हम लोगों को पता लगता है कि हाँ ये भी इसके लिए भी प्रोसीजर्स होने चाहिए थे, तो अकॉर्डिंगली वो अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज भी ऑल्टर भी कर सकता है जो कि उसको रेलेवेंट लगते हैं फॉर द कंसर्न। सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड प्रूव्स अननेसेसरी तो वो उसे ड्रॉप कर सकता है। तो असिस्टेंट जो इंगेज कराए मतलब कि ऑडिट टीम मेंबर इन द जॉब शुड बी इनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। मतलब कि उसको जो बोला गया उसके अलावा भी उसे ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, मतलब कि उसे अलर्ट रहना पड़ेगा और भी सर्कमस्टांसेस के लिए। ही शुड इंस्ट्रक्ट टू नोट एंड रिपोर्ट द सिग्निफिकेंट मैटर्स कमिंग टू हिज नोटिस ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब कि उसको जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं ड्यूरिंग द ऑडिट वो भी उसे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, ताकि अकॉर्डिंगली अगर वो ऑडिट प्रोग्राम में नहीं लिखे हुए हैं तो उन ऑडिट प्रोग्राम को अमेंड करके उनको भी इंक्लूड करा जाए। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब इसमें क्या, जो ऑडिट प्रोग्राम बना है उसको पीरियडिक बेसिस पे, मतलब ऑडिट के दौरान अगर उसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़े तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि वो एंटिटी के सर्कमस्टेंसेज में एप्लीकेबल और एडुकेट है कि नहीं है। तो देयर शुड बी अ पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ताकि असेस करना वेदर सेम कंटिन्यूज टू बी एडुकेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शन। मतलब कि वो इतने एफिशिएंट और एलिजिबल हैं कि वो अपने ऑडिटर को एविडेंस कलेक्ट करके दे सके जिसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन दे सके। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर कोई बिजनेस पॉलिसी में चेंज हुआ है तो वो ऑडिटर को पता ही नहीं लगेगा, ऑडिटर तो कुछ और ही प्रोसीजर लगा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्ट हुई है, क्योंकि ऑडिटर ने प्रोसीजर ही गलत लगाए। जो पॉलिसी के लिए उसने प्रोसीजर लगाए वो तो पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कंपनी में, और अकॉर्डिंगली ऑडिटर को फेस करने पड़ सकते हैं लीगल कंसिक्वेंसेस। तो ये था पीरियडिक रिव्यू करने की इंपॉर्टेंस। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड इनहेंस्ड ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम अंडर पीरियडिक रिव्यू। मतलब कि ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी तभी है जब उसका पीरियडिक रिव्यू और अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस हो एज पर द एंटिटीज एग्जिस्टिंग कंडीशंस। दैट इनएडिक्वेंसीज और रिडंडेंसीज ऑफ द प्रोग्राम मे बी रिमूव्ड बाय द पीरियडिक रिव्यू। लेकिन ऑडिट प्रोग्राम नॉट ओनली लिस्ट द टास्क टू बी कैरिड आउट, लेकिन मतलब कि क्या क्या करना है यही नहीं बताता है, साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस भी देता है, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कितनी होनी चाहिए, सैम्पलिंग प्लान्स क्या होने चाहिए, एक्सेट्रा। सो
एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज़ नॉट ऑफिशियली चेंज बाय द प्रिंसिपल। हर असिस्टेंट को उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये रिजिड है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो असिस्टेंट होते हैं उनको ओपन माइंड भी रहना पड़ता है, उनको रिपोर्ट भी पढ़ना पड़ता है, उनको स्पेशल सर्कमस्टेंसेज मिले तो उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो रिपोर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली क्या होंगे, ऑडिट प्रोग्राम चेंज होंगे। तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ऑडिट प्रोग्राम रिजिड है, ऑल्दो वो जो लिखे हुए हैं और असिस्टेंट को नहीं फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ ओपन माइंड ही रहना पड़ेगा। सो इट the periodic review is undertaken to keep the program as up to date as possible and by encouraging the assistants मतलब कि team members on the job to observe all the salient features of the various accounting functions of the client, ताकि वो accordingly अगर कोई change हुआ है तो audit program में भी change हो सके। Let's wind up this video here. Hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.